हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लास में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में आप लोग को 11th क्लास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि 2024 में पूरे झारखंड में अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जा रहा है। तो जिसमें 11th क्लास में जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो लिया जाएगा उसमें जितने सिलेबस से भी एक क्वेश्चंस आएगा उन सभी क्वेश्चन जो है सो आप लोग का एमसीक्यू पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो चलिए आज का इस क्लास में हम फिजिक्स 11th क्लास साइंस का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं और अगर इस चैनल में नए बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर इसी प्रकार का कोई लेटेस्ट वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन समतुल्य है, यानी 1 न्यूटन जो है सो किसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 to the power 4 टाइम, 10 to the power 5 टाइम, 10 to the power 6 टाइम, 10 to the power 7 टाइम। तो आप लोग पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद सेकंड में है आवृत्ति का विमीय सूत्र, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। टू में है आवृत्ति का विमीय सूत्र, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है। वन बाय टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 बाय टी। डायमेंशन इसका आ जाएगा 1 बाई टी आ जाएगा। दैट इज 1 बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं टी टू दी पावर -1। ये यानी इसका आ जाएगा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर -1। ये आ जाएगा इसका डायमेंशन। बट ध्यान दोगे इसमें ऑप्शन में वैसा कोई ऑप्शन में वैसा कुछ है ही नहीं, यानी इसका चारों का चारों ऑप्शन रॉन्ग है। यानी इसका डायमेंशन याद रखोगे m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -1 होगा। इसके बाद है किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। ऑप्शन है इसका औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। उसके बाद है औसत वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद है तात्क्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और तात्क्षणिक वेग, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बताना है इसमें से कि इन चारों में से स्पीडोमीटर के द्वारा किसे मेजर्ड किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी तात्क्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग स्पीडोमीटर से मापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है, यानी चारों ऑप्शन में से आप लोग को स्केलर क्वांटिटी को ढूंढना है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है टाइम,
समय यानी टाइम, दूरी यानी डिस्टेंस, इसके बाद विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद है चाल। सॉरी, क्वेश्चन में ध्यान दोगे, फिर से क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि है, सदिश यानी वेक्टर। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी जो है वो है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट यानी सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 5 में है रेखीय वेग भी तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध है। क्या संबंध है, इसको बताना है, यानी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी भी और ओमेगा के बीच रिलेशन है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, भी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद 6 है कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कोणीय वेग है यानी एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, दैट इज कोणीय त्वरण यानी डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 7 में है आवर्तकाल टी एवं फ्रीक्वेंसी न्यू में संबंध क्या है। तो अभी जो डायमेंशन वाला जो फॉर्मूला हम बोर्ड में सॉल्व करके बता रहे हैं, सेम वही चीज़ है। उसमें क्या बताया गया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यानी ए नंबर, न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो न्यू इक्वल टू 1/t हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन, यानी आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किस चीज़ को बताया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म मोशन से गति कर रहा है तो उसी स्पीड से वो गति करते रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया यानी हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर देखोगे, 9 में है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला बल को निकालना है। यानी 2 किलोग्राम मतलब मास दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ध्यान दोगे वहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, उसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, और मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम। तो उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, इस पर लगने वाला बल, बल यानी फोर्स निकालना है इसमें। तो ध्यान दोगे, इसमें मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, यानी मास जो है सो 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 50/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। यानी मास का वैल्यू आ गया और एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया हमारा 1/2। अब अगर फोर्स निकालना हो यहाँ पर, तो फोर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है। ध्यान दोगे, F इक्वल टू M इंटू ए होता है। अब M का वैल्यू है मेरा 2 और A का वैल्यू है 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। यानी फोर्स इसमें कितना आ जाएगा, तो 1 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, एक समान गति का अवस्था में त्वरण, उसके बाद इम्पिटी है होता है, यानी बताना है
एक समान गति का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, बताना है कि एक समान गति में त्वरण क्या होगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या इसमें से कोई भी नहीं, यानी जीरो होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पढ़े होगे आप लोग कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 50 न्यूटन का स्थिर मंदक बल, मंदक का मतलब होता है रिटार्डेशन, मंदक बल कहने का मतलब है एक ऐसा बल उसमें लग रहा है जिससे उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेटेड फोर्स है। 50 न्यूटन का स्थिर मंदक बल 10 मीटर पर सेकेंड को चाल से प्रारंभिक रूप से गति कर रहे 10 किलोग्राम द्रव्यमान को पिंड पर लगाया जाता है, कितने समय पश्चात वह पिंड रुकेगा। यानी वो जो बॉडी है उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इनिशियल स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और प्रारंभिक रूप से गति कर रहे 10 किलोग्राम द्रव्यमान को पिंड में लगाया गया। मतलब वो जो फोर्स है वो एक ऐसे बॉडी में लगाया गया है जिसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उसका स्पीड जीरो कब हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मास उसका 10 हो जाएगा, यार जो फाइनल स्पीड है वो जीरो है। तो हमें टाइम यहाँ निकालना है और फोर्स दिया हुआ है। ध्यान दोगे, इसमें बताया गया था कि फोर्स जो है, फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जा रहा है, मास इसका दिया हुआ है 10 किलोग्राम और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, टाइम इसमें निकालना है। ध्यान दो, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए पढ़े होगे, ठीक है, और ए का हो जाएगा v माइनस यू बाय टी, ये आ जाएगा। मास दिया हुआ है इसमें 10, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जा रहा है, u दिया हुआ है 10 और टाइम हमें यहाँ निकालना है, यानी फोर्स का वैल्यू हम पहले निकाल ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100 बाय टी आ गया, एफ का वैल्यू ये आ गया। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स जो क्या है, मंदक बल बोला गया है। मंदक बल का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो उसका स्पीड में धीरे धीरे कमी ला रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, यानी फोर्स क्या होगा उसमें नेगेटिव होगा। फोर्स दिया हुआ है माइनस 50 न्यूटन, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसका वैल्यू, माइनस 100 बाई टी इक्वल टू माइनस 50 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इधर डिवाइड कर देंगे, यानी टी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद जो है ये बॉडी जो है सो हमारा रुक जाएगा। ये बॉडी जो है सो 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, तो रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, घर्षण बल की दिशा। घर्षण बल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन पूछा गया है। तो अगर आप लोग लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़े होंगे तो लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन में 4 लॉ बताया गया है। पहला लॉ बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मोशन होता है उसका जस्ट अपोजिट लगता है, मतलब गति, वस्तु की जो गति की जो दिशा होता है उसका जस्ट विपरीत लगता है घर्षण बल। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला दिया हुआ है वस्तु की गति के दिशा के लंबवत, तो ये नहीं होगा। वस्तु की गति के दिशा की ओर, ये भी नहीं होगा। वस्तु की गति के दिशा के विपरीत, यानी 12 का सी नंबर होगा।
इसके बाद 13 नंबर है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसमें से पहला है, यानी पूछा गया कौन निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं, मतलब इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या है, तो जूल है, किलोमीटर है, कैलोरी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये पढ़े होगे आप लोग। जूल तो एनर्जी का ही यूनिट होता है, कैलोरी भी होता है हीट एनर्जी का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो यहाँ किलोमीटर जो हो गया ना, ये डिस्टेंस का है, ठीक है। तो ये एनर्जी का यूनिट नहीं हो सकता, यानी 13 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 14 में आते हैं, समान संवेग वाले दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः 1 kg और 2 kg है। इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात K1:K2 होगा। तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है, तो ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन क्या है। समान संवेग वाले दो वस्तु, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, समान संवेग, संवेग मतलब यहाँ बोल रहा है लीनियर मोमेंटम। दो वस्तुओं का जो लीनियर मोमेंटम है क्या है, समान संवेग, मतलब इक्वल लीनियर मोमेंटम वाले दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसका द्रव्यमान मतलब मास का रेशियो मास दिया हुआ है, एक का 1 kg और एक का मास दिया हुआ है 2 kg। तो उनके गतिज ऊर्जाओं मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें निकालना है। तो ध्यान दोगे, इसमें समान संवेग या मतलब लीनियर मोमेंटम सेम था। तो दो ऑब्जेक्ट्स है लीनियर मोमेंटम, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। आप लोग पढ़े होगे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो पहला ऑब्जेक्ट का आ गया m1 इंटू v1 और दूसरा का m2 इंटू v2, ये दोनों इक्वल है। मास दिया हुआ है यहाँ, एक का मास 1 दिया हुआ है, दूसरे का मास 2 kg दिया हुआ है। तो m1 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और m2 का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब ये v2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो v1/v2 हो जाएगा। v1/v2, 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 2/1 आ जाएगा, यानी v1/v2 का वैल्यू 2/1 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी K1/K2 का मान निकालना है। तो पहला का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, m1/m2 इंटू v1/v2 टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू 2 है, v1/v2 का वैल्यू 2/1 आया है। 2/1 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा 1/2 इंटू 4/1। तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/1, दैट इज 2:1, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, पूर्ण प्रत्यास्थ संघटन में, मतलब आप लोग पढ़े होगे कॉलिजन पढ़े होगे, तो कॉलिजन में 2 टाइप्स ऑफ द कॉलिजन बताया गया होगा। 2 टाइप्स ऑफ कॉलिजन में बताया गया होगा, एक इलास्टिक कॉलिजन और एक इन इलास्टिक कॉलिजन। तो यहाँ पर पूर्ण प्रत्यास्थ संघटन का परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। तो पूछा गया है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, केवल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग मतलब रेखीय मोमेंटम, मतलब रेखीय मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरा में बोला गया है संवेग एंड गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, मतलब लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। सी में है ना तो संवेग और न ही गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ संरक्षित नहीं रहता है। डी में है केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, दोनों में टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये तो क्लियर है। अब आ जाती है यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन में। तो इलास्टिक कॉलिजन में ये दोनों कंजर्व होने के साथ साथ
काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो पहला चीज़, लीनियर मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व होता है, या तो वो इलास्टिक कोलिजन हो या तो वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, और जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित हो जाएगा इसका। इसके बाद 16 में है जड़त्व आघूर्ण का SI यूनिट। जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़े होंगे, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास यानी किलोग्राम और डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम और डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर किस में है, तो डी नंबर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो आपका या तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या वीकली टेस्ट हो या तो फिर फाइनल एग्ज़ाम हो, इस सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को कम से कम एटलीस्ट एक बार देख करके आप एग्ज़ाम में बैठे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। तो चलिए, आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आप लोग को आज ये का क्लास ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।